सच्चाई से इस गाने में ऐसी ताली बज रही होती कि वहाँ आकाश के मुकेश सोच रहे होते कि हम बिल्कुल सब जानते हैं। आप सभी गाएंगे ना, ला 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 ला, 1 2 3, ला 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 ला, one more, ला 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 सिलेक्शन कितना मस्त गीत चल रहा था, झूमते हुए चल रहे थे, ताली बजाते हुए चल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इस गीत से हम अपनी मंजिल से मिल रहे थे। और ये गीत जिससे जोश बहुत बढ़ गया। वैसे तो हमारा हर दिन बहुत इस संस्कृति के हिसाब से जोश बढ़ाने वाला होता है, लेकिन इस गीत के माध्यम से आपको मालूम पड़ा कि समय कितना अनमोल है और उसमें एक एक दिन का कैसा मोल है। और उसमें जो आपके शुरू के दो, आपने अगर इसमें स्ट्रेंजा देखे हो, अंतरे देखे हो, तो पहला स्ट्रेंजा कहता है कि हमें अपने जीवन के सफर में जो अपना मूल काम करना है, जिससे कोई पहचान बनाने का समय होता है, उस समय पूरा डेडिकेशन डिवोशन से करना चाहिए। और जब वो काम हो जाता है और फिर पहचान बन जाती है, तो अगला स्ट्रेंजा कहता है पर्दे के पीछे बैठी सावन गोरी, तो फिर आगे जीवन का हम सफर भी हमको मिल जाता है। तो ये जीवन का सफर दो हमारे हिस्सों में चल रहा है। ये गीत आपको संदेश दे रहा है और हम सब भारतीय हैं, वी प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है। और किसी देश में ऐसा नहीं जहाँ हर दिन कोई त्योहार होता है। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आज क्या त्योहार है, क्योंकि आप बताओ कल त्योहार निकला नहीं निकला, महाशिवरात्रि, और जनवरी का महीना चालू हुआ नहीं, त्योहार चालू होते चले गए। और अभी बसंत चल रहा है तो बसंत पंचमी भी निकली थी। एक आपका राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी भी, गणतंत्र दिवस भी निकला था। तो यहाँ तो हर दिन त्योहार होता है। और आप जानते हैं त्योहार के लिए हमारे अंदर में विचार क्या होता है। जब त्योहार होता है तो अंदर अलग ही जोश होता है। त्योहार का इंतजार करते हुए दिन जोश के साथ निकलते हैं। जब त्योहार के दिन आते हैं तो पूरे जोश से उसको मनाते हैं और वो जोश आगे फिर कायम रहता है, क्योंकि आगे के दिन भी तो जोश के हिसाब से त्योहार वाले होते हैं। तो हमारी संस्कृति कितनी गजब की है। सुनाओ, ईस्ट और वेस्ट, और इंडिया इज प्राउड टू बी इंडिया। इस समय ये नहीं पूछना चाहिए आज क्या वार है, हमें से पूछना चाहिए आज क्या त्योहार है।
कितना जोश बढ़ता जा रहा है। हर बार आपसे जोश की बात बहुत करी है, लेकिन अब थोड़े होश की बात बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने में जोश और होश के तालमेल की बहुत जरूरत होती है, और अगर वो तालमेल सही तरह से चले तो फिर हम जो काम करते हैं उसमें सफलता सुनिश्चित होती है। हम अपने मुकाम तक उस जोश और होश के तालमेल से ही पहुंच सकते हैं। इसलिए थोड़ी होश की बात करें, इसीलिए गीत दिया कि आपका एक एक दिन कितना कीमती है। आज अपन आपके विक्ट्री सेलिब्रेशन फंक्शन से पहले लास्ट ओपन सेशन में रहे हैं। आएंगे ना विक्ट्री फंक्शन में? आएंगे? जोश तो आपका पूरा है, अब इसको होश के साथ लेके चलिए। एक एक दिन हमारे लिए कितना कीमती है, उसमें अब हमारे लिए होश की बात इतनी है कि हमारे आप खुद के पढ़ाई के दिन आ रहे हैं, क्लासेस से हम फ्री होने वाले हैं, और आपके पढ़ाई के दिन में आपके जोश के साथ होश की बहुत ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा मैं इस जोश के साथ होश की बातों को कुछ पॉइंट के साथ करूँगा, तो इसको पॉइंट के साथ करते बाद लेके चले अपना दाया हाथ। हो जाए शुरुआत, देंगे साथ, चलेंगे हम साथ साथ। सबसे पहली बात होश की है, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम देने की क्वालिटी, और क्वालिटी में आता है टाइम मैनेजमेंट के साथ स्पीड और एक्यूरेसी। और स्पीड की बात करें तो स्पीड तो आप खुद जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। वहाँ भी खेल टाइम बाउंडेड है, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। जब हम जल्दबाजी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, हमेशा गड़बड़ी हो जाएगी। तो अगर स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तो क्वेश्चन से खुद लड़ने की आदत में खुद अगर आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपका दिमाग जल्दी सोचने वाला, जल्दी खोजने वाला, दौड़ने वाला बन जाएगा। और अगर आपने अपने कंट्रोल और पेशेंस के साथ इस खेल को जो आपको एग्जाम के रूप में देना है अगर किया तो एक्यूरेसी भी अपने आप रहेगी। तो पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के साथ स्पीड और एक्यूरेसी। आपकी जो नॉलेज है उसको आपको अपनी बेस्ट एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है। आप जितनी अपनी तैयारी रखते हैं उसके हिसाब से आपका स्कोर प्रोड्यूस होना चाहिए। ये कहलाती है आपकी एक्यूरेसी और साथ साथ कह दीजिए एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट आता है और वो है हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पर पॉइंट होता है कट ऑफ परसेंटेज। हमें ये देखना है कि जो कट ऑफ परसेंटेज है उसके हिसाब से हमको बावले होकर पूरी तैयारी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हम जो करें उसे सॉलिड करें, पुख्ता करें, लेकिन जितनी भी तैयारी करें उसमें इतना विश्वास रखिए कि आपका जो कट ऑफ एग्जाम का आज तक जाता आया है आप हर कोई आराम से सहज सेलेक्ट हो सकते हैं। AIEEE की अगर बात करते हैं तो उसमें आपका कट ऑफ जो है उसमें आप जो अपनी नॉलेज के ट्रैक पर चल रहे हैं बस ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को करते चलिए, सरेंडर मत करना, पढ़ाई मत छोड़ना। अगर पढ़ाई करते चलोगे तो भी आपकी आराम से AIEEE की सिलेक्शन की एक सीट पक्की है। इस कट ऑफ परसेंटेज के लिए हमें अपना हमेशा देखना चाहिए हम जो यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं वो हमारे रियल से प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो भी परसेंटेज है। बच्चा परसेंटेज से पहले रैंक को देखता है, परसेंटेज से रैंक डिसाइड होती है। रैंक सेकंड है, पहले आपका पार्ट है एब्सोल्यूट परसेंटेज, रैंक में दूसरे भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो आपकी परसेंट रिजल्ट में आई है उसको देखो और रूम पे जाके उसी टेस्ट की परसेंटेज आपकी क्या हो जाती है उसमें एक डिफरेंस तो नहीं आता है। थोड़ा होश में इस बात को सुनना, अभी जोश हो जाएगा कि अब मेरा सिलेक्शन तो पक्का है। भले आपकी यहाँ फेज में किसी भी फेज में कोई भी रैंक चल रही है, अगर आपने उस परसेंटेज पे फोकस किया जो रिजल्ट यहाँ प्रोड्यूस हुआ उसकी परसेंटेज और उसी को पेपर को आपने रूम पर जाके किया तो कुछ ना कुछ तो परसेंटेज का इजाफा होता होगा। Am I right? वो परसेंटेज का इजाफा अगर आपका ज़्यादा डिफरेंस का बता रहा है इसका मतलब आपको अपने एग्जाम सेंटर के हिसाब से परफॉर्मेंस देने नहीं आती है। कोई रूम पर परफॉर्मेंस देने नहीं आएगा, आपको उस एनवायरनमेंट में अपने एग्जाम
तो जो डिफरेंस है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और उसमें आपको ये एनालिसिस करना है कि आपने वहां पर परसेंटेज किस किस कारण से और इंप्रूव करनी है। क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए, लेकिन रूम में जाके देखा तो सही कर रहे थे। ये लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस यानी खुद पे शक की बीमारी है। तो हमारा काम क्या है कि जितने भी टेस्ट हैं इसमें हर तरह की हमारी बीमारियों को दूर करना है, हमारे मिस्टेक्स को दूर करना है। तो जो क्वेश्चन आप वहां पर सही कर रहे हो, वहां लूजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस से छोड़ के आ गए, उसको अगली बार करके आइए, अपने पे शक मत करिए। जो आपकी सिली मिस्टेक हो गई है उसके लिए अलर्ट हो जाइए, अगले टेस्ट में उसको रिपीट मत होने दीजिए। जो आपका क्वेश्चन किसी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट मिस्टेक से गलत हुआ है उसको उसी दिन अपने सब्जेक्ट में नोट कर लीजिए, किस टॉपिक में किस पॉइंट के कारण ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ताकि आपको अपने रिवीजन के हिसाब से उसका विशेष ध्यान रखना है। रिवीजन का मतलब क्या है? अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो और उसके पीछे पढ़कर उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो कि जिस दिन आप टेस्ट देके आते हैं उस दिन सबसे अच्छा काम हो सकता है। इसलिए उसको अपने रिवीजन के पॉइंट से अपने सब्जेक्ट के रजिस्टर में नोट कर लीजिए। आपका अपना सब्जेक्ट का रजिस्टर रिवीजन के लिए खजाने का काम करेगा और इसका मेन रोल होगा और इसका इम्पैक्ट नजर आएगा जब आपको अपने मेन एग्जाम के लिए जिस दिन फाइनल आपको खेलने जाना है उस दिन उससे रिवीजन करके जाएंगे। इसलिए पैरेलल में आपका तीनों सब्जेक्ट का एक रजिस्टर रिवीजन के हिसाब से तैयार होना चाहिए। और ये प्रोसेस इसने चालू कर रखा होगा वो बहुत विश्वास के साथ चल रहा होगा। जो इन बातों का मंथन चिंतन कर रहा होगा उसका इतना विश्वास होगा, वो इतना दबक होगा, वो आराम से अंदर से ऐलान कर रहा होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो किसी माई का लाल का नहीं हो सकता। हाँ, ये बात बदल है, अगर एग्जाम नहीं हो तो फिर किसी का नहीं होगा, लेकिन अगर एग्जाम होगा तो मेरी एक सीट NIT की पक्की है, इतना उसका अपना अदम और दबक विश्वास होगा। तो ये मंथन चिंतन जिसने चालू नहीं किया है अब कर दो। समय तो कभी छोटा नहीं पड़ता और समय से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, वो हर तरह के घाव को भर देता है। तो ये दूसरी बात मैंने करी थी आपसे कट ऑफ परसेंटेज की। अब अपनी नॉलेज की चिंता मत करिए, ये एग्जाम आपके नॉलेज के लिए नहीं है। जितनी नॉलेज है उसकी वसूली करना आप जानते नहीं जानते हैं, उसमें आपका एक्यूरेसी का खेल आपको आता नहीं आता, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब आपका है पढ़ाई के एग्जाम के लिए रिवीजन। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन बोला जाए पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और पढ़ाई भूली क्यों, तो सबका एक ही जवाब होगा इन्हें पलटा नहीं गया है। इसका मतलब पढ़ाई के हिसाब से इसको रिवाइज नहीं किया गया। और ये रिवीजन हमेशा सिलेबस से कम समय लेता है, इसलिए लेना भी कम समय चाहिए। और रिवीजन करने का तरीका अगर सही है तो रिवीजन है पौवा, और करने का तरीका गलत है तो रिवीजन है हौवा। बच्चों ये नोट हौवा है पौवा। हौवा का मतलब बियॉन्ड लिमिट। जो कई बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग है सिलेबस से ज़्यादा रिवीजन में टाइम लगना चाहिए। नहीं, ये हौवा बियॉन्ड लिमिट खुद की सोच में बना ली। और पौवा का मतलब बचपन का वो खेल अगर आज भी हो जाए हमारा उससे मेल तो शुरू हो जाएगा वो खेल। कुछ याद है पौवा खेल होता था, एक पत्थर लेते थे और उसको ऐसे फेंकते थे और कुछ यूं खेल होता था। आया यार, कितना आसान खेल था। बस ऐसे रिवीजन है। रिवीजन करने का तरीका जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक आप तैयारी कर रहे हैं। और जो मैंने अभी कहा था वो तीनों सब्जेक्ट का एक आपका रजिस्टर तैयार हुआ है, वो आपके रिवीजन का खजाना है। उससे रिवीजन करिए और आगे यहाँ पर जो आपके मेजर टेस्ट है उनको भी उससे दीजिए। और उनसे देने से जो आपका अपना स्कोर पोटेंशियल के रूप में डेवलप होगा वो विश्वास के साथ फिर वहाँ मेन एग्जाम के लिए भी उसी से रिवाइज करके जाएंगे। अगर आप उस तरह से अपने रजिस्टर में अपने सब्जेक्ट को समेट लेंगे, कॉम्पैक्ट कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, तो रिवीजन नहीं नंबर ऑफ रिवीजन करके जाएंगे। और जितने रिवीजन करते चले जाएंगे उतना आपकी सब्जेक्ट की पकड़ जकड़ मजबूत होती जाएगी। इस रिवीजन में कई बच्चे सोचते हैं कि नए क्वेश्चन करें नहीं करें, नहीं। रिवीजन में आपके लिए सबसे पहले आपको जो सर पढ़ा रहे हैं उनके क्लास के नोट के रजिस्टर ऑल इन
तो न्यू आपके लिए बिल्कुल गजब रिवीजन का मसाला है, पूरा सिलेबस उसमें होता है, उनको रिवाइज करिए और बिल्कुल ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन है जिससे आपकी टेस्टिंग भी होगी, एक ऑटोमेटिक रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन आराम से करके आपका कॉन्फिडेंस भी पक्का हो जाएगा। ये अगर आपने रिवीजन कर लिए तो कोई भी चीज आपकी क्लास को रजिस्टर मॉड्यूल और ये आपके AI की जो आपके 10 साल के पेपर की बुकलेट है इससे कोई बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए रिवीजन थोड़ा स्मार्टनेस से करना और जो तरीका हल्का सा बताया उसको फॉलो करना, देखना आगे आपका अपना विश्वास कितना पक्का होकर चला जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, ऑल इंडिया ट्रिपल एग्जाम को कंडक्ट करती CBSE और CBSE की बुक चलती NCERT। हो सकता है कि हम अपने हर टॉपिक में क्वेश्चन को नहीं देखते कि कहाँ है, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि CBSE वाले अपने हर एग्जाम में अपनी NCERT बुक को प्रमोट किए जा रहे हैं। इसलिए आपको अगर आपके पास NCERT है तो उसको भी पन्ने पलट के जरूर देखने चाहिए ताकि ऑल इज वेल, मन को एक संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए फोर्थ पॉइंट है कि आपको NCERT का रिवीजन भी करना चाहिए, लेकिन कैसे? जब आपने मॉड्यूल से तैयारी करके टेस्ट दे दिया, सब कुछ हो गया, उसी दिन टॉपिक तो वही है, एक बुक का नाम NCERT है, उसके पन्ने पलटते चले जाओ, मस्ती से सब कुछ बात समझ में आ जाएगी। पहले आपका मॉड्यूल और उसके बाद NCERT से करेंगे तो स्मार्ट रिवीजन होगा और हमारे मन में संतोष होगा कि हमने CBSE की बुक को भी साथ साथ लेके चला है। ये 4 पॉइंट मैंने आपके होश के लिए करे हैं। अब बताइए, इस होश से लग रहा है कुछ जोश बढ़ रहा है? तो जरा यूं करिए, ये 4 पॉइंट ऐसे करें, हाथ में मैंने कहा लेके चले दायां हाथ, तो अंगूठा रह गया अकेला और ये अंगूठा ऐसे खड़ा हुआ है। ये किस बात को बता रहा है? साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, साइन ऑफ विक्ट्री, और ये कहलाता है जोश। इसलिए जोश और होश का तालमेल हमेशा साथ रहना चाहिए और अगर वो दोनों साथ हैं तो हम किसी भी खेल में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो आइए थोड़ा और जोश को बढ़ाते हैं। हमारी संस्कृति में देशभक्ति के बहुत गीत हैं, उनको भी जब सुनते हैं तो हमारा बहुत जोश बढ़ जाता है। सुना ना, देश के जवानों का मेरे देश की धरती। तो आइए जरा ऐसा ही कोई गीत लेते हैं जिसमें उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की आहुति लगा दी थी, अपनी जान की परवाह नहीं करी थी, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी। आपको तो केवल अपने कैरियर के लिए आने वाले कुछ दिनों का त्याग करना है, इतना तो कर लेंगे। जरा देखिए उनका कैसा जोश था, कैसा जज्बा था, कैसा जुनून था।
होश में भी और पूरे जोश में भी हैं। नए साल के नए दिन चल रहे हैं और हर नए दिन में अपने जोश को और बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। आप में से कोई भी अगर अपने बारे में सोचे तो एक यूनिक पीस है। आप जैसा, आप जैसा, आप जैसा, आप जैसा किसी के भी XYZ जैसा दुनिया में कोई दूसरा पॉसिबल है क्या? ढूंढ के ला सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है ना। और जो चीज अकेली होती है उसे यूनिक कहते हैं, और जो यूनिक होता है उसे दी बेस्ट कहते हैं। और आप जानते हैं जो चीज अकेली होती है उसी के आगे द लगाते हैं। ये सुना होगा ताजमहल, तो क्या बोलते हैं? द ताजमहल। तो आप लोग भी सब यूनिक हैं, दी बेस्ट हैं, इसलिए आज से अपने नाम के आगे द लगाया करो। और अब आगे आने वाले दिन की जब शुरुआत हो, तो जब नए ये दिन की शुरुआत हो और अपने से मन की पहली मुलाकात हो, तो सबसे पहले शुरू में बोला करो आई एम द बेस्ट। अरे मुस्कुरा के बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, लीव बेस्ट एंड हाउ टू प्रोड्यूस बेस्ट टू बेस्ट, थिंक फॉर दैट एंड अगेन थिंक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो अपने पे विश्वास करो, आई कैन डू इट। ऊपर भी लिखा है यू कैन डू इट, बिलीव योरसेल्फ। इसलिए अपने अंदर से बोला करो आई कैन डू इट एंड डू इट नाउ। आई कैन डू इट, इसका मतलब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपकी सोच सकारात्मक है, लेकिन उसी समय आपको एक्शन भी लेना है। डू इट नाउ। एक खास बात देखिए, एटीट्यूड वर्ड किस पहले आती है? आती है ना। और डू इट नाउ इसकी भी स्पेलिंग बना लो। तो अपने जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD वाले A से Z, इसमें जो नंबरिंग है उसके हिसाब से अगर वर्ड एटीट्यूड में जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं उनको नंबरिंग देके सम किया जाए तो उसका सम 100 आता है। और डू इट नाउ इसको भी अगर सम किया जाए तो इसका सम भी 100 ही आएगा। अगर विश्वास नहीं तो घर जाके चेक कर लेना, 5 नहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दोनों को मिला के देखिए, अगर आपका एटीट्यूड 100% है आई कैन डू इट, उसी समय बोलो डू इट नाउ। उसी समय अगर आप इस फैक्ट पर एक्ट करेंगे तो कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, वो काम आप खुद अपने आप पूरे 100% सफलता से कर लेंगे। इसलिए आई कैन डू इट, उसी समय एक्शन लीजिए, डू इट नाउ, तुरंत। ये आई कैन डू इट, I have to do it, I will do it, I should do it, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं करूँगा। ये सब क्या है? ये हम अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन हमारी आदत है टालने की, प्रोक्रास्टिनेशन की। इसलिए बोलना चाहिए आई कैन डू इट,